हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारा चैप्टर 13 जो कि है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में बेसिकली हम एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में या और इससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैक पीछे ले जाता हूँ कहानी में तो वो क्या था कि हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। ठीक है ना। और रदरफोर्ड मॉडल में हमने क्या देखा था कि जो हमारा बैक स्कैटरिंग जो हुआ था वहाँ से ये कंफर्म हुआ था कि इन एटम के सेंटर में, एटम के कोर में एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज कुछ है, हाईली पॉजिटिव है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस दिया था। ठीक है ना, जिसका क्या नाम था, न्यूक्लियस था। वहाँ पे हमें पता लगा था कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर है। ठीक है ना। और जो आपका एटम का जो साइज था वो कितना था, 10⁻⁻10 मीटर, या आप कह सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, ये हमने एटम और न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात की थी। ठीक है, और फिर कुछ रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ आपको। पहले रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, फिर इस पर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। देखो क्या होता है कि कोई भी हैवियर न्यूक्लियाई है, वो हैवियर न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करता है। और ये जो पार्टिकल रिलीज करने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अभी थोड़ा ही बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, कि एक हैवियर न्यूक्लियाई है वो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, अपने अंदर से कुछ इमिशन करता है। और वो इमिशन 3 तरह के से होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, बीटा पार्टिकल इमिट होता है, या गामा रेडिएशन निकलती है। गामा पार्टिकल नहीं है, गामा रेडिएशन है। ठीक है ना। तो अब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इन रेडिएशंस के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। यानी अब जो हमारी स्टडी होगी वो कहाँ होगी, 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर है क्या क्या, उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है। तो देखो, एक हमारी थ्योरी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ठीक है ना, हाइपोथेसिस, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है। ठीक है। अब देखो, जो जेम्स चैडविक हैं, एक साइंटिस्ट है आपके हुए, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है ना। और इसके बाद जेम्स चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, इसके बाद हेजनबर्ग ने ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो हाइपोथेसिस है वो बताया था। किसने बताया था, हेजनबर्ग ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस बताया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि आपके पास इन्होंने 2 सिंबल दिए, ए और जेड। ठीक है ना। ए क्या है, यहाँ पर मास नंबर है, करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस केमिस्ट्री में। वैसे आप इनसे फेमिलियर भी हो, इनके बारे में जानते भी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जेड जो है वो क्या है आपका, यस इट्स एटॉमिक नंबर। जेड क्या है आपका, एटॉमिक नंबर है यहाँ पर। और ए क्या है आपका, मास नंबर है। ठीक है ना। तो यानी जो न्यूक्लियस होगा आपका, जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर जेड यानी इसके एटॉमिक नंबर जितने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इसका जितना एटॉमिक नंबर है उतने इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही ए माइनस जेड, ये क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो फिर बता रहा हूँ, हेजनबर्ग ने क्या बताया कि ए मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, और न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन होंगे, और ए माइनस जेड मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एक साइड रहेंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस का मास होगा ना, न्यूक्लियस का मास होगा, उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना। यानी प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास जो है वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है।
ये इन्होंने बताया। अब थोड़ा सा मैं प्रोटॉन के बारे में आपको बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। देखो मैंने पहले क्या बताया कि न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन के लिए हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस की बात की। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस कब पता लगा हमें, ये किसने बताया, हेजनबर्ग ने। किसके बाद, जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी उसके बाद बताया। क्या बताया इन्हें कि ए मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है जेड इसके एटॉमिक नंबर जितने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जितने क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। और जो न्यूक्लियस का मास होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा। ठीक है ना, न्यूक्लियस का जो मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो अब मैं आपको प्रोटॉन के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, प्रोटॉन आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब क्या है कि जब प्रोटॉन रेस्ट पर होगा तो उसका मास ये होगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा है m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1-v²/c²। यानी कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो चेंज होता है अगर वो वेलोसिटी में है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी है तो। ठीक है ना, तो ये m0 क्या है यहाँ पर, इसका रेस्ट मास है। यानी जब वो बॉडी रेस्ट में थी तो उसका मास कितना था, उसको हम उसका रेस्ट मास बोलते हैं। तो रेस्ट मास जो है प्रोटॉन का वो कितना होता है, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊं, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या होता है, उसका रेस्ट मास होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट देखोगे तो 18,000 कुछ 1800 कुछ आएगा। ठीक है ना, वैसे अप्रोक्सीमेटली ये 2000 गुना ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फिर बता रहा हूँ, प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये इसका चार्ज है, रेस्ट मास ये होता है। हम जनरली ऐसा लिख देते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये अप्रोक्सीमेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब अगर इसकी स्पिन की बात करें, ये थोड़ा केमिस्ट्री में आप यूज़ करते हो स्पिन के बारे में। इसकी जो स्पिन होती है, इंट्रिंसिक स्पिन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इंट्रिंसिक स्पिन कितनी होती है इसकी, हाफ होती है। ठीक है ना। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, प्रोटॉन की इंट्रिंसिक स्पिन जो है वो हाफ है। ठीक है, और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मैं थोड़ा याद दिलाऊं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अब प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर रिवॉल्व करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी होगी। ठीक है ना। हाँ हाँ, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी होती है, पर वो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन की कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, मैं फिर अब एक बार प्रोटॉन को कंक्लूड कर रहा हूँ। पॉजिटिव ये चार्ज होता है, ये रेस्ट मास होता है, 2000 टाइम्स कम होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इंट्रिंसिक स्पिन हाफ होती है इसकी, और मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली क्या होता है, इसका कम होता है। तो ये हमने प्रोटॉन के बारे में किया। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट जो है आपका वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन नाम से पता लग रहा है ये कैसा है, आपका न्यूट्रल है। कैसा है ये, न्यूट्रल है। ठीक है ना, इसका कोई चार्ज नहीं होता। और इसके मास की बात करें तो इसका मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये अप्रोक्सीमेट है। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊँ ना आपको, तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27। और मास ऑफ जो आपका प्रोटॉन था बेटा, एक मिनट रुको, हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन जो था वो कितना था, 1.6726। ठीक है, ये कितना है 749 और ये 726, तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पर कैलकुलेशन के लिए हम अप्रोक्सीमेटली ये मान लेते हैं कि इसकी दोनों का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना।
और इसका भी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी इसका जो इंट्रिंसिक स्पिन है इसकी वो भी कितनी है, हाफ है, ठीक है। और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। हालांकि ये न्यूट्रल है, हालांकि ये कैसा है, न्यूट्रल है, पर फिर भी ये खास बात है ये इसकी, इसका अपना कुछ स्पिन थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है ना। और अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो क्या है कि भाई प्रोटॉन तो समझ आता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बाउंड है, ठीक है ना। पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं। न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है आपकी, वो दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल क्यों हैं, क्योंकि दोनों का मास जो है वो नियरली सेम है। नियरली क्या है, सेम है। दोनों का मास क्या है, नियरली सेम है। और दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है वो कौन सा लग रहा होता है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। एक दूसरे को वो बाउंड करके रखते हैं, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, काफ़ी ये कह सकते हैं कि एक तो न्यूक्लियर फोर्स है, एक इनका मास क्या है, सेम है। स्पिन भी क्या होती है, सेम होती है। दोनों का स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, ठीक है ना। तो इनको एक कॉमन नेम दे दिया हमने, और वो कॉमन नेम क्या है, न्यूक्लियन है, ठीक है ना। NUCLEONS, न्यूक्लियंस, ठीक है। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियंस नाम दे दिया, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियंस का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इस न्यूक्लियन का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना। तो न्यूक्लियन का मतलब क्या कि वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और वो कौन कौन से हैं आपके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन के बारे में था, न्यूट्रल होता है, ये मास होता है। इसका जो मास है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के कंपैरेटिवली, वो फ्रैक्शन में होता है, ठीक है ना। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, क्योंकि मास सेम है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर, और दोनों की स्पिन भी हाफ होती है, और दोनों का थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। तो खैर ये तो आपका न्यूट्रॉन के बारे में रहा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है ना। ये जेड क्या बताएगा आपको, जेड बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, या बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जितना जेड होगा उतना ही प्रोटॉन के नंबर होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे। इसी तरह से एक मैंने वर्ड यूज़ किया आपके साथ, एक न्यूक्लियंस, ठीक है ना। न्यूक्लियस यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियंस बोलोगे। एक आपके पास क्या था, मास नंबर था। मास नंबर क्या है आपका, ए है। ए क्या है आपका यहाँ पर, मास नंबर है, ठीक है ना। और जो न्यूक्लियर मास है, देखो ये चीज़ मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ, न्यूक्लियर मास। तो मास ऑफ न्यूक्लियस किस की वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। इसमें एक चीज़ और है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन है, उसकी वही न्यूक्लियर का क्या होगा, मास होगा, ठीक है ना। एक आपने ये बार बार ये सिंबल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये वाला देखो, X इज इक्वल XZA, ठीक है ना। ये X यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियाइड हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, न्यूक्लियाइड हो सकता है। यानी किसी भी X की वैल्यू, X किसी न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। केमिकल सिंबल है X, क्या है यहाँ पर आपके पास, केमिकल सिंबल है, सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ, या कोई भी जो एलिमेंट हमने लिया है उसका, ठीक है ना, एलिमेंट। ये एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर Z उसका क्या है, एटॉमिक नंबर, और A उसका क्या है, मास नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या क्या कंक्लूजन कर लिया हमने, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियंस, न्यूक्लियाइड, इन सब के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट जो है आपका आइसोटोप। एक आप करोगे आइसोबार, और एक आपका होगा आइसोटोन, ठीक है ना। यही करेंगे इस वीडियो में।
तो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो एलिमेंट है जिनका क्या सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर हो पर डिफरेंट मास नंबर हो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट ए, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप बोलेंगे। यानी देखो मैं एक पैटर्न भी बताऊंगा आपको। ये हमारा न्यूक्लियाइड को लिखने का तरीका है। एक होता है आइसोबार, ठीक है ना। आइसोबार में क्या होगा? यहाँ पर सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। आइसोटोन में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है यहाँ पर? सेम है। अब जरा इसको समझो, ठीक है ना। ये मेरे पास कोई न्यूक्लियाई है और मैं कह रहा हूँ कि इसका सेम एटॉमिक नंबर है पर डिफरेंट मास नंबर है। जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लिया 1H1, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पर? सेम है 1H2, ठीक है ना, 1H3। ड्यूटीरियम, ट्रिटिरियम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इन सब में क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है? कि प्रोटॉन सब में क्या है? सेम है, ठीक है ना। और क्या डिफरेंट आ रहा है? प्रोटॉन सब में क्या है? सेम है और न्यूट्रॉन सब में क्या है? अलग अलग है। न्यूट्रॉन सब में क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना। किसी में 1 न्यूट्रॉन है, किसी में 2 न्यूट्रॉन है, किसी में 3 न्यूट्रॉन है, इस तरीके से, ठीक है। आइसोबार सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे ही हाइड्रोजन की ही बात कर लें 1H3, ये है आपका 2H3, ये हीलियम के लिए हो गया। दोनों का जो है मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा? दोनों के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है ना। दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो अलग अलग होंगे। आइसोटोन में क्या होता है? यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। जैसे मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्लोरीन 1737 ले लिया मैंने, ठीक है, या मैंने पोटाशियम ले लिया 1939। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? A-Z होता है 20, A-Z होता है 20। तो दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहेगा? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ठीक है ना। देखो आइसोटोप, आइसो मतलब होता है सेम, टोप माने ऊपर वाला हिस्सा, पर यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा सेम नहीं है, यानी जो लिख रहा है उससे क्या है? ये अपोजिट है। इसका इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी आप अपना कोई भी मेथड बना लें। आइसोटोप सेम ऊपर वाला हिस्सा, पर ऐसा नहीं है, उसका उल्टा, ठीक है ना। 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। आइसोबार सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इनके बारे में था, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। अच्छा अब कितना हो गया? 17। चलो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे करते हैं।